दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जिंग हाउ से, जो कि अपनी बहन को लेकर डॉक्टर के पास आया होता है। जिंग हाउ की बहन को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर जिंग हाउ को बताता है कि अगर जल्द ही हमने इसके हार्ट का ऑपरेशन नहीं किया तो इसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल जिंग की मॉम को भी हार्ट की ही प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी और वहीं इनके फादर ने भी इन्हें छोड़ दिया था। इसलिए पेरेंट्स के चले जाने के बाद अब जिंग हाउ ही अपनी बहन का ध्यान रखता है और यही अपनी बहन के लिए सब कुछ है। जिंग की खुद की एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान है जिसका नाम है नाइस व्यू। इस छोटी सी दुकान से जिंग का खर्चा चलता है। एक दिन जिंग का दोस्त उसे अपने वेयरहाउस में बुलाता है और फिर यहाँ वेयरहाउस में कपड़ा हटाकर जिंग को बॉक्सेस का एक बड़ा सा पहाड़ दिखाता है। जिंग का दोस्त कहता है कि इन सारे बॉक्स में 1 लाख सेकंड हैंड मोबाइल है जो कि रिजेक्ट हो गए हैं। इस वेयरहाउस का जो ओनर था वो अब जेल की सलाखों के पीछे है, इसलिए अब ये मोबाइल्स ऐसे ही कूड़े की तरह पड़े हैं। अगर तुम इन सारे मोबाइल्स को खरीदते हो तो तुम्हें ये सब 1 लाख यूनान में मिल जाएंगे, जिन्हें रिपेयर करके तुम इन्हें अच्छे दामों में बेच सकते हो। जिंग ये सुनने के बाद इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उसे अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। पर पैसे न होने की वजह से वो फिलहाल एक मोबाइल को ले लेता है और अपने घर चला जाता है और इस मोबाइल को रिपेयर करने की कोशिश करता है और फाइनली मोबाइल ठीक हो जाता है। ये देखकर अगली सुबह जिंग बैंक जाता है, क्योंकि उसे ये सारे फोन खरीदने थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बैंक से लोन ले लेता है। इसके बाद बैंक से जिंग एक सेकंड हैंड मोबाइल की शॉप पर जाता है और उसे अपना फोन जो कि उसने रिपेयर किया था वो दिखाता है। मोबाइल काफी अच्छी कंडीशन में था। जिंग इस शॉपकीपर से कहता है कि मेरे पास ऐसे बहुत से मोबाइल हैं, हम इन्हें बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और फिर दोनों में डील फाइनल हो जाती है, जहां जिंग सभी मोबाइल्स के पैसों को कैलकुलेट करता है और उसे पता चलता है कि सारे मोबाइल से उसे 10 लाख यूनान का प्रॉफिट होगा, यानी वो अपनी बहन का ऑपरेशन भी करवा सकता है और इतने पैसों में उसकी लाइफ भी एकदम बढ़िया हो जाएगी। बस फिर क्या था, जिंग सभी मोबाइल रिपेयर करने लग जाता है। अभी वो 7-8 ही मोबाइल रिपेयर कर पाया था कि इस देश की सरकार ऐलान कर देती है कि ना तो कोई सेकंड हैंड मोबाइल खरीदेगा और ना ही इन्हें बेचा जाएगा, और अब ऐसा करना अपराध माना जाएगा। ये सुनने के बाद जिंग फिर भी इन मोबाइल्स को लेकर उसी शॉप पर जाता है, जिसका ओनर उसे बताता है कि अब इन मोबाइल्स को हम नहीं खरीद सकते, यानी अब जिंग के पास जितने भी मोबाइल थे वो सब बेकार हो गए थे। ये देखकर जिंग काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी के ये सभी फोन थे। जिंग इस कंपनी के मैनेजर से मिलता है और कहता है कि मैं जानता हूँ सेकंड हैंड फोन्स को खरीदना और बेचना अब इलीगल है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कंपनी के बहुत सारे फोन हैं जिनके पार्ट्स निकालकर दूसरे देशों में बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस पर मैनेजर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले इन पार्ट्स का क्वालिटी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें सभी पार्ट्स फेल हो जाएंगे। इस पर जिंग कहता है कि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं इन पार्ट्स को बहुत ही सेफ्टी से निकालूंगा, जिससे वो क्वालिटी चेक में आसानी से पास हो जाएंगे। इस पर मैनेजर कहता है ठीक है, अगर ये क्वालिटी चेक में पास हो गए तो फिर हम देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिंग की शॉप पर बैंक रिकवरी वाले आते हैं और जिंग से कहते हैं कि अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर लोन नहीं भरा तो हम तुम्हारी दुकान सीज कर देंगे। अब जिंग पूरी मेहनत से इन मोबाइल पार्ट्स को निकालने में लग जाता है और फिर इन मोबाइल्स को क्वालिटी टेस्ट के लिए भेज देता है। क्वालिटी टेस्ट में ये सभी पार्ट्स पास हो जाते हैं। ये देखकर जिंग उस कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और बताता है कि ये सभी पार्ट्स पास हो चुके हैं, लेकिन मैनेजर इन पार्ट्स को खरीदने से इनकार कर देता है। इसी बीच जिंग कंपनी के मालिक को देखता है जो कि जल्दी में कहीं जा रहे थे। जिंग उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कंपनी के मालिक ट्रेन के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए वो जिंग की बात सुने बिना यहाँ से चले जाते हैं। जिंग भी अपने स्कूटर से इनके पीछे पीछे जाने लगता है। जल्दबाजी में जिंग का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और ट्रेन के अंदर कंपनी के मालिक के सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे सिर्फ अपने 10 मिनट दे सकते हैं। ये देखकर कंपनी का मालिक राजी हो जाता है और जिंग की बात सुनने के बाद कहता है कि अगर उसके सारे पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो इन्हें खरीद लेंगे, लेकिन वो इस काम के लिए ना तो जिंग को कोई पैसे देंगे और ना ही वर्कर्स, यानी जिंग को अपने आप ही सब कुछ हैंडल करना है। ये सुनकर जिंग थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन जिंग बाद में राजी हो जाता है। इसके बाद जिंग अपनी बहन टोंग को स्कूल लेने जाता है और टोंग उसके हाथ पर चोट देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें स्कूटर देखकर आराम से चलाना चाहिए, और फिर ये दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन जिंग अपने पड़ोसी से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस प्रोजेक्ट में जिंग की मदद करें, क्योंकि उसे ऐसा इंसान चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके और जब वो ना हो तो काम को हैंडल कर सके। जिंग का पड़ोसी कहता है कि जो तुम करने जा रहे हो ये बहुत ही रिस्की है, इससे तुम अपना सब कुछ खो सकते हो। जिंग कहता है कि टोंग के ऑपरेशन के लिए सिर्फ मेरे पास 1 साल है, मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं जो कि किसी भी छोटे मोटे काम से नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये मुझे करना ही होगा।
इस पर ये राजी हो जाते हैं। अब जिंग को एक टीम की और एक बड़ी सी जगह की जरूरत थी ताकि वो इन मोबाइल को वहां रिपेयर कर सके, लेकिन जिंग के पास तो पैसे नहीं थे। वहीं अब उसके पास जो दुकान थी वो भी अब उसकी नहीं थी, क्योंकि लोन न भरने की वजह से बैंक ये सीज कर लेती है। जिंग की कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। उसे पैसों के लिए अपना स्कूटर भी बेचना पड़ता है। काम के लिए जिंग अपने दोस्त के पास जाता है और उसके पैर पकड़कर कहता है कि मुझे काम की बहुत जरूरत है। उसका दोस्त जिंग को विंडो क्लीनिंग के काम पर लगा देता है। अब जिंग हवा में लटक कर इन बड़े बड़े ग्लासेस को साफ करता है। वहीं एक जगह रेंट पर भी ले लेता है ताकि यहाँ वो सभी मोबाइल पार्ट्स को निकाल सके। लेकिन अब भी जिंग के सामने एक और परेशानी थी और वो थे वर्कर्स, क्योंकि वो इतना काम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसे टीम की जरूरत थी। लेकिन उन्हें देने के लिए जिंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए जिंग तय करता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास पैसे ना हो, काम ना हो और वो इसी फील्ड से ताल्लुक रखते हों। ऐसे ही जिंग की मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में काम करती थी, पर कंपनी में एक्सीडेंट की वजह से उसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। अब ये लेडी छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रही है। जिंग इस लेडी को पूरी बात बता देता है और कहता है कि हम मिलकर एक साथ काम करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। इस पर यह लेडी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जिंग दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि पहले एक कंपनी का मैनेजर था, साथ ही एक फाइटर भी था। लेकिन एक दिन फाइट के दौरान दूसरे फाइटर की मौत हो गई, जिस वजह से इसे जेल की सजा सुनाई गई और काम भी छूट गया। अब वो जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। जिंग इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद जिंग तीसरे आदमी के पास जाता है जो कि शादी करना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं है। जिंग इसे भी कन्विंस कर लेता है और ऐसे ही लोगों को जोड़कर एक टीम बना लेता है। ये सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में माहिर हो चुके हैं, पर अब इनके पास काम नहीं है। ये सब यहाँ पर दिन रात काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इनकी कंपनी का नाम होता है नाइस व्यू। जिंग भी बहुत मेहनत करता है क्योंकि उसे अपनी बहन का ऑपरेशन करवाना है, इसलिए जिंग पैसा इकट्ठा करने के लिए दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में मोबाइल पार्ट्स निकालता है। ऐसे ही सब चलता रहता है। एक दिन जिंग अपनी बहन के साथ उसी आदमी की शादी में जाता है जो कि शादी करना चाहता था। पार्टी के बाद जब जिंग और टोंग घर आते हैं तो इन्हें बाहर एक बोर्ड मिलता है जिस पर घर के मालिक ने लिखा था कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं देते तब तक तुम यहाँ नहीं रह सकते। जिंग ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ ये लोग मोबाइल का काम करते थे। जिंग टोंग के लिए यहाँ बॉक्स से बेड बनाता है, लेकिन जिंग को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी बहन को बीमार होने के बाद भी इन हालातों में रख रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। पैसा ना होने की वजह से जिंग इस फैक्ट्री का किराया भी नहीं दे पा रहा था और एक दिन इस फैक्ट्री का मालिक कहता है कि अगर तुमने 1 हफ्ते में किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। ये सुनकर जिंग कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है, पर मैनेजर कहता है कि हमारे बॉस ने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था, इसलिए तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इससे जिंग और ज्यादा परेशान हो जाता है और जो लोग इसके पास काम करने आते हैं उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक 1 भी रुपया नहीं दिया और आगे भी कुछ नहीं पता, बस एक सपना है, जुनून है आगे बढ़ने का और अब तो हमें यह फैक्ट्री भी खाली करनी पड़ेगी। ये सुनकर जिंग के सभी साथी यहाँ से सारा सामान अपने घर ले जाते हैं और घर से ही काम करना शुरू कर देते हैं, पर जिंग के पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी क्योंकि ये फैक्ट्री में ही रहता था। पर अब ये जगह भी दोस्तों जिंग खाली कर देता है और एक नर्सिंग होम में रहने लगता है। जिंग अब भी दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात में स्पेयर पार्ट्स निकालता है। ऐसे ही इनका सारा काम खत्म हो जाता है और सभी स्पेयर पार्ट्स को ये निकाल लेते हैं और इन्हें एसएनई कंपनी में क्वालिटी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। कुछ दिनों के बाद इन्हें इस कंपनी में बुलाया जाता है। यहाँ कंपनी का मालिक कहता है कि हमने उन स्पेयर पार्ट्स को क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजा था और वो पास भी हो गए, इसलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंग और सभी साथी बहुत खुश होते हैं। जिंग के पास अब पैसे भी आने लगते हैं और वो अपनी बहन का ऑपरेशन भी करवा लेता है। ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। अब जिंग नाइस व्यू कंपनी का सीईओ है जो कि एक जानी मानी कंपनी बन गई है। जिंग के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज होता है और वो ये है कि जिंग अब तक का सबसे यंग सीईओ बना है। जिंग ने ये सब इसलिए कर दिखाया क्योंकि उसमें कुछ करने की चाह थी और यही कहानी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।